महाराष्ट्र में जाति युद्ध निर्माण करना चाहते हैं वो संघ परिवार के लोग हैं। इसलिए हम लोगों ने यह निर्णय लिया कि दलितों का मोर्चा मराठा लोगों के विरोध में नहीं निकाला जाएगा और दलितों के बजाय बहुजनों का मोर्चा निकाला जाएगा, बहुजन समाज के लोगों का मोर्चा निकाला जाएगा और बहुजन समाज की तमाम संगठनों को इकट्ठा करके निकाला जाएगा। केवल एक जाति का मोर्चा नहीं निकाला जाएगा और अपने बुद्धि, अपना पैसा, अपना हुनर, अपना समय और श्रम के आधार पर निकाला जाएगा। किसी के पैसे के आधार पर नहीं निकाला जाएगा, किसी के सहायता के आधार पर नहीं निकाला जाएगा। अपने बलबूते पर अपने साथ अपने लोगों का सहयोग लेकर निकाला जाएगा। ये निर्णय करके सबसे पहले हम लोगों ने 24 अक्टूबर 2016 को सबसे पहला मोर्चा विराट मोर्चा नगर में निकाला। उसको रोकने की हमारे नेताओं ने कोशिश की मगर जनता ने उनकी बात को स्वीकार नहीं किया और इस वजह से बात के समय में उसमें विभाजन करने के लिए नेताओं के द्वारा कोशिश की गई और इसके पीछे संघ परिवार के लोगों ने उनको पैसा देकर मैनेजमेंट करने की कोशिश की। और ये बातें हमारे पास बहुत सारे गवाह हैं। जिन गवाह वाले लोगों ने ये बात हम लोगों को बताई, ये जानकारी हमारे पास है। साथियों, इसको जानना, इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और साथियों, इसीलिए ये बात आप लोगों को बताई जा रही है। मोर्चे, बहुत सारे मोर्चे इसके पहले निकले और आप लोगों ने, बॉम्बे के लोगों ने रिडल्सन हिंदुइज्म के लिए 15 लाख लोगों का लगभग मोर्चा बाला साहब ठाकरे ने किया था, निकाला था विरोध करने के लिए। उस समय हमारे लोगों ने भी 15 लाख लोगों का मोर्चा निकाला था बाला साहब ठाकरे का विरोध करने के लिए। और बाला साहब ठाकरे ने मोर्चा निकाला था तो उनको मोर्चा निकालने के बाद उनकी सरकार बनी और मनोहर जोशी उस समय देश के प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। ये इतिहास आप जानते हैं। और हम लोग केवल मोर्चे निकालने के लिए मोर्चे नहीं निकाल रहे हैं, मोर्चों का कुछ निकलना चाहिए इसलिए निकाल रहे हैं। और इसलिए शेड्यूल कास्ट की तमाम जातियां, शेड्यूल ट्राइब की तमाम जातियां, नॉमिनल ट्राइब की 42 जातियां और 12 बलुतेदार, मोस्ट बैकवर्ड कास्ट के लोग, बैकवर्ड कास्ट के लोग, कुनबी जाति के लोग, मराठा जाति के लोग, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, जैन, लिंगायत, तमाम धर्म के लोग भी बहुजन क्रांति मोर्चा में केवल सुनने के लिए सहभागी नहीं हुए बल्कि लाखों रुपयों का निधि इकट्ठा करके इस तरह के मोर्चे निकालने के लिए उन लोगों ने हम लोगों को साथ सहयोग दिया। मैं इस मौके पर उन सभी लोगों का धन्यवाद भी ज्ञापन करता हूं, क्योंकि ये मोर्चे निकालने के लिए नहीं निकाले जा रहे हैं, तो ये मोर्चे परिवर्तन करने के लिए निकाले जा रहे हैं। इसलिए ये मोर्चे यहाँ बॉम्बे में मोर्चा निकालकर ये मोर्चे समाप्त होने वाले नहीं हैं। अब महाराष्ट्र के 356 तहसीलों में आने वाले समय में ये मोर्चे लगातार निकलेंगे और महाराष्ट्र के 44,000 गांवों में ये बहुजन क्रांति मोर्चा का मैसेज पहुंचाया जाएगा और हर गांव में इसकी शाखाएं ओपन की जाएगी और इसके लिए ज्यादा समय नहीं लगाया जाएगा। कुछ लोग कहा करते थे कि वामसेव के लोग मोर्चे नहीं निकालते हैं, आंदोलन नहीं करते हैं। उन लोगों ने जितने मोर्चे निकाले थे उससे ज्यादा मोर्चे हमने 4 महीने में निकाले। उन्होंने 50 साल में जितने निकाले थे उससे ज्यादा मोर्चे हमने 4 महीने में निकाले। और आने वाले समय में 500 जिले में, क्योंकि वामसे भारत मुक्ति मोर्चा 539 जिलों में कार्यरत है,
तो ऐसे मोर्चे 500 जिलों में निकाले जाएंगे और इसकी तैयारी सारे देश भर में की जाएगी। साथियों, ये हमारा मिशन है और इस मिशन को लेकर सारे देश भर में हम चलेंगे। अभी जब महाराष्ट्र में मराठा क्रांति मोर्चे निकल रहे थे तो इस मोर्चे को निकालने के लिए मराठा नौजवान समाज के लोगों ने मुख्यमंत्री को सारे महाराष्ट्र में एक साथ मोर्चे निकालने की अनुमति मांगी थी। तो फडणवीस ने उनको कहा था कि एट्रोसिटीज के विरोध में मोर्चे निकालने के लिए आपको अनुमति नहीं दी जाएगी। तो मराठा नौजवान लोगों ने इसके विरोध में गजब किया। गजब करने की वजह से फडणवीस ने कहा कि ठीक है, आपको अनुमति दी जाएगी, मगर हमारी एक शर्त है। शर्त यह है कि आपको पुरंदरे को दिया हुआ जो सम्मान है वो सम्मान वापस ले लो, ऐसी मांग ना करनी होगी। आपने देखा होगा मराठा क्रांति मोर्चा के द्वारा महाराष्ट्र में जितने मोर्चे निकाले, उन्होंने उन मोर्चे में पुरंदरे को दिया हुआ सम्मान पीछे लेने की मांग नहीं की। ये जो गलती उन्होंने की, शिवाजी महाराज की बदनामी करने वाली बात, मां जिजाऊ की बदनामी करने वाली बात और बदनामी करने वाले व्यक्ति को सम्मान दिया गया, इस वजह से जो मराठा क्रांति मोर्चा के लोगों ने जो भूल की, गलती की, उस गलती को सुधार करने के लिए बहुजन क्रांति मोर्चा ने पुरस्कार जो पुरंदरे को दिया गया है वो पीछे लेने की हम लोगों ने इसमें मांग की है। साथियों, इस बात को जानना समझना बहुत जरूरी है कि फडणवीस ने संविधान की शपथ लेने के बावजूद भी संसद ने पास किया हुआ कानून, उसके विरोध में मोर्चे निकालने के लिए अनुमति दी। ऐसा करके फडणवीस ने संविधान का अपमान किया, संविधान का शपथ लिया, उसका भी अपमान किया। ऐसा मुख्यमंत्री नहीं कर सकते, मगर उन्होंने ऐसा किया। केवल इतना ही नहीं किया, दो जातियों के बीच में लड़ाई लगाने का भी काम किया। मराठा लोगों को कहा दलितों के, SC ST के विरोध में मोर्चे निकालो, उनके एट्रोसिटी एक्ट को रद्द करने के लिए मोर्चे निकालो। दलितों और SC ST के पास गए और SC ST को कहा तुम पैसे ले लो और मराठा के विरोध में निकालो। मराठा को कहा इनके विरोध में निकालो, इनके पास पैसे लेकर गए, मराठा के विरोध में निकालो। मुख्यमंत्री ने ये जाति युद्ध लगाने का काम किया, महाराष्ट्र में जाति युद्ध लगाने का काम किया। इंडियन पीनल कोड के अनुसार 153A ये आर्टिकल लगाया जा सकता है, मुख्यमंत्री के विरोध में ये केस दायर किया जा सकता है। यहां अगर कोई वकील सुनने वाला है तो जो मैं कह रहा हूं उसको समझ में आ रहा होगा। ये जाति युद्ध लगाने का, जातियों में तेड़ पैदा करने का जो इंडियन पीनल कोड में व्यवस्था है, उसका उल्लंघन मुख्यमंत्री कर रहे हैं। और इस तरह से ये बातें मुख्यमंत्री के द्वारा हुई। ये बात मराठा लोगों को भी समझ में नहीं आई कि मराठा लोगों को SC ST के विरोध में लड़ाने और भिड़ाने का काम हो रहा है। इसी तरह से संघ परिवार के लोगों ने, विश्वनाथ प्रताप सिंह ने जब मंडल कमीशन लागू किया था, 52% लोगों के विरोध में मराठा महासंघ के संस्थापक अन्ना साहब पाटिल को भड़काया था, मराठा महासंघ के लोगों को भड़काया था। और उस समय OBC वर्सेस मराठा और मराठा वर्सेस OBC की लड़ाई लगाई थी। और जब महाराष्ट्र में OBC वर्सेस मराठा और मराठा वर्सेस OBC की लड़ाई हुई थी, तो यही संघ परिवार के लोग OBC के लोगों के घरों में गए और OBC को कहा कि तुम OBC के लोग मराठा लोगों को आमदार, खासदार, मंत्री, मुख्यमंत्री बनाते हो, और वो मराठा लोग तुम लोगों को, OBC लोगों को बाबू की नौकरी देने के लिए, बाबू का आरक्षण देने के लिए विरोध करते हैं। तुम ऐसा करो, कांग्रेस छोड़ो, राष्ट्रवादी छोड़ो, बीजेपी में आ जाओ। बीजेपी के लोगों ने, संघ परिवार के लोगों ने OBC के लोगों को उस समय ये कहा, गोपीनाथ मुंडे गए, नासफ रामदे माली जाति के गए, अन्ना डांगे धनगर के गए, ऐसे बहुत सारे अदर बैकवर्ड क्लासेस के नेता, नाम के साथ बता रहा हूं, वो गए
बीजेपी में गए और उनको साथ लेकर, उनका समर्थन लेकर फडणवीस महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बन गए। 123 एमएलए हैं बीजेपी के, उसमें 6 केवल ब्राह्मण हैं। 123 में 6 ब्राह्मण हैं और 117 बहुजन हैं। 117 के पिछवाड़े पर लात मारा और दिल्ली में फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाया। महाराष्ट्र के बहुजन समाज के एमएलए को अगर मुख्यमंत्री चुनने का अधिकार, जैसा बाबा साहब आंबेडकर ने संविधान में लिखा है, चुने हुए एमएलए को अपना मुख्यमंत्री चुनने का अधिकार होगा, ये संविधान में लिखा हुआ है। मगर महाराष्ट्र में चुने हुए एमएलए को अपना मुख्यमंत्री चुनने नहीं दिया और दिल्ली के बीजेपी हाईकमान ने फडणवीस को महाराष्ट्र के बहुजन समाज के सर पर बिठा दिया। जब सर पर बिठाया गया तो एकनाथ खड़से ने, जो बहुजन समाज का आदमी है, ओबीसी का आदमी है, उसने कहा कि महाराष्ट्र के बहुजन चाहते थे कि कोई बहुजन समाज का आदमी मुख्यमंत्री बने। केवल इतनी बात कहा था। मुख्यमंत्री ने उसके विरोध में पत्रकारों को सबूत दिया, उसको मंत्रिमंडल से निकाल दिया। हमारे जो अदर बैकवर्ड क्लासेस के लोग हैं, उन लोगों को, ये जो पंडित लोगों की, जो ब्राह्मण लोगों की जो राजनीति है, ये राजनीति समझ में नहीं आती। और इसलिए गोपीनाथ मुंडे अगर जीवित होते तो 200% गारंटी है वो मुख्यमंत्री होते। इसीलिए उनको ऊपर भेजा गया, प्लान बनाकर उसको मारा गया, क्योंकि बीजेपी के लोगों को पहले से मालूम था महाराष्ट्र में बीजेपी को बहुमत मिलने वाला है। क्यों मालूम था? क्योंकि ईवीएम में घोटाला करके उन्होंने ये सारा खेल बनाया था। मेरे पास इसके सबूत है, केवल सबूत नहीं, मैंने सुप्रीम कोर्ट में ये सारे सबूत दिए हुए हैं और आप सुनकर हैरान हो जाओगे। सुप्रीम कोर्ट ने 2 जनवरी को ईवीएम मशीन के घोटाले के विरोध में, इलेक्शन कमीशन के विरोध में ऑर्डर दिया कि 8 हफ्ते में हमें जवाब दो कि ये जो ईवीएम में घोटाला होता है उसको रोकने वाली जो मशीन है वीवीपीएटी, वो आप कब तक लगाने वाले हो। सुप्रीम कोर्ट ये ऑर्डर दिया 2 जनवरी को। मैं कोई आप लोगों को काल्पनिक बातें नहीं बता रहा हूं, मेरे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है साथियों। तो इसके आधार पर उनको पहले से मालूम था बहुमत मिलने वाला है, बहुमत मिलेगा तो गोपीनाथ मुंडे मुख्यमंत्री होगा ही होगा। अगर हम उसको ऊपर नहीं भेजते हैं तो उसको रोकना संभव नहीं होगा। बेचारे को ऊपर भेज दिया। ईवीएम मशीन ने अगर कोई पहली हत्या की तो मैं ऐसा मानता हूं ईवीएम मशीन की वजह से गोपीनाथ मुंडे को ऊपर भेजना पड़ा। साथियों, ये बात इसलिए भी मैं उठा रहा हूं क्योंकि मैं ये ईवीएम मशीन की लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहा हूं। आप सुनकर हैरान हो जाओगे। कल 20 तारीख को, आज की 21 है, 20 तारीख को भी मैंने सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किया था। नोमानी साहब 20 तारीख को नया ऑर्डर इश्यू हुआ कि 403 में से 154 जगह पर वीवीपीएटी मशीन लगाई जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में यह ऑर्डर इश्यू किया और इलेक्शन कमीशन ने लिख कर दिया, क्योंकि मैंने कहा सारे देश भर में इलेक्शन कमीशन को लोग डरते हैं। मैंने इलेक्शन कमीशन को डराया। मेरे एप्लीकेशन पर इलेक्शन कमीशन ने 154 जगह वीवीपीएटी मशीन लगाने का एफिडेविट दाखिल किया। मैं फिर भी इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट को कहा मैं सैटिस्फाइड नहीं हूं। मैं अब बड़ी कार्रवाई उत्तर प्रदेश में शुरू करने वाला हूं। अभी क्या करने वाला हूं मैं अभी बताने वाला नहीं हूं, वो थोड़ा सीक्रेट है, मगर बड़ी कार्रवाई करने वाला है और वो कार्रवाई आप लोगों को जल्दी पता चलेगी और बड़ी कार्रवाई होगी, दुनिया में मालूम हो जाएगी। साथियों, ये बात मैं खास तौर पे बॉम्बे के इस महामोर्चा में बता रहा हूं क्योंकि बॉम्बे के अंदर पता चला चुनाव होने वाले हैं। अरे यहां भी घोटाला होने वाला है, यहां भी घोटाला होने वाला है।
जो चुनाव लड़ने वाले लोग हैं उन लोगों को पता नहीं है यहां भी घोटाला होने वाला है और चुनाव आयोग की मदद से होने वाला है। चुनाव आयोग में हिम्मत है तो मेरे खिलाफ केस दायर कर ले, फिर मैं दिखाता हूं उनको। मैं ऐलानिया ये बात बोल रहा हूं, मेरे पास भी इसके सबूत है। जितने सबूत मैंने सुप्रीम कोर्ट में दिए उससे ज्यादा है मेरे पास। साथियों, यहां पर दलितों, एससी और एसटी के और मराठा लोगों के विरोध में जो लड़ाई लगाने का खेल खेला जा रहा है उसको रोकने के लिए हम लोगों ने कोशिश की। इसीलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि जैसे मराठा वर्सेस ओबीसी की लड़ाई लगाई गई थी उसी तरह की दोबारा लड़ाई एससी एसटी वर्सेस मराठा लोगों की लड़ाई लगाने की कोशिश की गई। इसके पीछे मकसद यह था कि मराठा के विरोध में 52% लोग पहले से है। यदि एससी एसटी एनटी डीएनटी विजेएनटी के लोग अगर मराठा के विरोध में हो जाए तो फिर आने वाला चुनाव भी बीजेपी को जितना संभव होगा। ये राजनीति इसके पीछे है और मराठा समाज के नौजवानों को ये राजनीति समझना होगा। उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि फडणवीस उन लोगों के साथ राजनीति खेल रहा है। एससी एसटी एट्रोसिटीज एक्ट के विरोध में मोर्चे निकालने की अनुमति देकर मराठा लोगों को उन्होंने संकट में डाला और लड़ाई लगाई। ये बात आप लोगों को पहले समझ में नहीं आई, इसीलिए मुझे माइक पर ये बातें आप लोगों को समझाना पड़ रहा है। ये समझना होगा, ये जानना होगा और इसीलिए ये बातें साथियों मैं आप लोगों को बता रहा हूं। दूसरी बात, सारे महाराष्ट्र में जब बहुजन क्रांति मोर्चे निकल रहे थे तो फडणवीस ने सीआईडी विभाग के लोगों को रिपोर्ट मांगा। उस सीआईडी विभाग में केवल ब्राह्मण लोग नहीं है, एससी एसटी ओबीसी के भी लोग, हमारे लोग भी है। उन्होंने मुझे रिपोर्ट दिया। ब्राह्मण लोग है वो फडणवीस को रिपोर्ट देते हैं, एससी एसटी ओबीसी के पुलिस वाले सीआईडी वाले मेरे को रिपोर्ट देते हैं। तो उन्होंने मुझे रिपोर्ट दिया, मैं यहां माइक पर बोल रहा हूं। रिपोर्ट दिया कि ये पूछा गया कि भाई बहुजन क्रांति मोर्चा में कितने बहुजन शामिल हो रहे। मैंने कहा क्या जवाब दिया? बोले हमने जवाब दिया बहुजन लोग ही शामिल नहीं हो रहे, बहुजनों की संघटनाएं भी शामिल हो रही है अपेक्षेपेक्षा जास्त। म्हटलं तुम्ही रिपोर्ट दिला त्याच्यामुळे फडणवीसचा ब्लड प्रेशर तर वाढला असेल ना। आता हे काय म्हणे आमचं काम नाही आहे, तुमचं काम आहे, ब्लड प्रेशर वाढला की नाही वाढला बघा। जैसे ही ये रिपोर्ट दिया गया, रिपोर्ट देते ही फडणवीस ने बहुजनों की एकता, बहुजन क्रांति मोर्चा निर्माण कर रही है उसको तोड़ने के लिए ओबीसी का अलग मंत्रालय दिया, सामाजिक न्याय मंत्रालय में शेड्यूल कास्ट के लोग थे, शेड्यूल ट्राइब के लोग थे, स्पेशल बीसी के लोग थे, नॉमिडिक ट्राइब के लोग थे, ओबीसी के लोग थे। स्पेशल बीसी के, नॉमिडिक ट्राइब के, ओबीसी के लोगों को अलग किया, एससी एसटी को अलग किया और दोनों को विभाजित किया। फडणवीस ब्राह्मण जाति के हैं, उनके बापदादा हजारों सालों से हम लोगों को विभाजित करने का धंधा करते आए। ये उनके जाति का बहुत पुराना धंधा है विभाजित करने का। जब आजादी का आंदोलन चला था तो ब्राह्मण लोग हम लोगों को कहते थे कि अंग्रेज लोग थोडा आणि राज्य करा ही त्यांची नीती आहे असं ते आम्हाला सांगत होते। ऐसा हम लोगों को वो बताते थे। मगर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, तोड़ो फोड़ो और राज करो ये नीति अंग्रेजों की नहीं, क्योंकि 2-3 हजार साल से ब्राह्मणों ने 6000 जाति के टुकड़ों में बहुजनों को बांटा। 6000 जाति के टुकड़ों में अंग्रेजों ने तो हिंदू मुसलमान में बांटा। अंग्रेजों ने 2 टुकड़े किए, ब्राह्मणों ने 6000 टुकड़े किए।
ब्राह्मण अंग्रेजों का केवल बाप ही नहीं, दादा ही नहीं और परदादा ही नहीं, लकड़दादा है। इन लोगों ने 6000 जाति के टुकड़ों में हमको बांटा और ये बांटने का जो धंधा है फडणवीस ने अभी जारी रखा है। इसलिए ये धंधा, तोड़फोड़ करने का धंधा करने के लिए उन्होंने ये मोर्चे निकाले, ये ओबीसी का अलग मंत्रालय किया। उसके बाद में मैं सोलापुर गया। सोलापुर जाने के बाद वहां सोलापुर के मोर्चे में मैंने फडणवीस को चेतावनी दी कि आपने नागपुर विधिमंडल में SC/ST एट्रोसिटी एक्ट की समीक्षा करने के लिए आपने MLA लोगों की कमेटी बनाई। आप फडणवीस जी, आप इस कानून की समीक्षा कर रहे हो, शिथिल कर रहे हो। जान लो, अगर इसको आपने शिथिल करने की बात, रद्द करने की बात तो बहुत दूर है। आप इसका काना, मात्रा, विलांटी और उकार भी नहीं बदल सकते। यदि आपने बदलने की कोशिश की तो आपका पिछवाड़ा और हमारी लात है बहुजनों की, इतनी लातें पड़ेगी। बहुजनों की संख्या ज्यादा तो लात भी ज्यादा है और आपका पिछवाड़ा अकेला है, इतनी ज्यादा लात पड़ेगी, मुश्किल हो जाएगी और हम छोड़ेंगे नहीं। साथियों, ये जो षड्यंत्र सारे महाराष्ट्र में, सारे देश भर में हो रहा है, इस षड्यंत्र को परास्त करने के लिए ही हम समस्त बहुजन समाज के 6000 जाति के टुकड़ों को इकट्ठा जोड़ रहे हैं और सारे देश भर में जोड़ने का प्लान बना रहे हैं। मैं आखिरी बात आप लोगों को यह कहना चाहता हूं कि इस देश में माइनॉरिटी के लोगों को भी प्रॉब्लम है, ओबीसी के लोगों के भी प्रॉब्लम है। 2700 पेज का रिपोर्ट हाई कोर्ट में सबमिट किया गया और बताया गया कि 86% मराठा सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड है और अगर ऐसा हाई कोर्ट मान लेता है तो मराठा ओबीसी के लिस्ट में शामिल हो जाएगा। तो क्या वास्तव में फडणवीस मराठा को रिजर्वेशन देना चाहता है या महाराष्ट्र के तमाम ओबीसी के साथ मराठा का झगड़ा लगाना चाहता है? मेरा मानना है ये देने के लिए ऐसा नहीं हो रहा है, बल्कि ओबीसी वर्सेस मराठा और मराठा वर्सेस ओबीसी, ये नई लड़ाई वो महाराष्ट्र में शुरू करने वाले हैं। जहां तक कॉमन सिविल कोड का मामला है तो कॉमन सिविल कोड केवल मुसलमानों का मामला नहीं है, भारत के तमाम भारतीय लोगों पर यह कानून लागू होने वाला है। ये बुद्धिस्ट लोगों पर, सिखों पर और क्रिश्चियनों पर, लिंगायत लोगों पर, सिखों पर यह कानून लागू होने वाला है। उनकी आइडेंटिटी खत्म होने वाली है। ये मामला केवल मुसलमानों के विरोध का नहीं है। संघ परिवार के लोग कहते हैं ये केवल मुसलमानों के विरोध का है। एकदम गलत बात है। ये बात आप लोगों को जानना होगा, समझना होगा। एक बात और भी मैं बताना चाहता हूं। 14 अगस्त 47 को भारत का विभाजन हुआ। बहुत सारे अंबेडकरवादी लोगों को जानकारी नहीं है। 14 अगस्त 47 को जो भारत का विभाजन हुआ, गांधी जी ने 157 वर्सेस 15 वोटों से कांग्रेस महासमिति में भारत विभाजन का प्रस्ताव पारित किया। भारत के लोगों को आज तक नहीं बताया गया, केवल ये बताया गया मेरे शरीर के टुकड़े हो सकते हैं मगर भारत के टुकड़े नहीं होने दूंगा। ये गांधी जी की बात लोगों को बताई गई, मगर उसी गांधी जी ने 157 वर्सेस 15 वोटों से कांग्रेस महासमिति में रेजोल्यूशन पास किया 15 जून 47 को, तारीख के साथ बता रहा हूं और मेरे पास इसका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। और उसके बाद भारत का विभाजन हुआ। आज तुम लोग जबरदस्ती से कॉमन सिविल कोड थोपने की कोशिश कर रहे हो। जबरदस्ती से थोपने की कोशिश करने से देश की एकता और अखंडता दोबारा खतरे में पड़ेगी और तुम देश को विभाजित करने का षड्यंत्र रचोगे। उस समय हमारे लोग जागृत नहीं थे। अब की बार ये भूमि हमारी, ये मातृभूमि हमारी है। हम लोग तुम्हारे साजिश से वाकिफ है, जागृत है।
हम लोग ये जबरदस्ती नहीं होने देंगे और दोबारा विभाजन करने की तुम्हारी साजिश हम लोग सफल नहीं होने देंगे। यूनिटी इन डाइवर्सिटी का जो प्रिंसिपल भारत में है, विविधता में एकता है, इसको तोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। हम इस बात को मानने के लिए बिल्कुल राजी नहीं हैं। इसलिए साथियों, बहुजन क्रांति मोर्चा के द्वारा लगभग एवरेज हर जिले में 100 संगठनाओं को हमने इकट्ठा किया। 500 जिलों में 50,000 संगठनाएं इकट्ठा होगी और आने वाले समय में जब 50,000 संगठनाएं इकट्ठा होगी तो 50,000 संगठनाओं को लेकर दिल्ली में कूच करेंगे। दिल्ली में भी जाएंगे, जैसे यहां बॉम्बे गए वहां जाएंगे 50,000 संगठनाओं को इकट्ठा करके। और अगर एक संगठन 100 लोग लेकर जाए तो 50 लाख लोग दिल्ली में पहुंच जाएंगे। दिल्ली में खड़े रहने के लिए भी जगह नहीं है। तो ये काम हम करने वाले हैं, ये आंदोलन आगे बढ़ाने वाले हैं। आप यहां जितने लोग हैं उसके हिसाब से इसकी आंतरिक ताकत का आकलन मत करिए। ये आज जो लोग बैठे हुए हैं वो समाज में 85% है, यहां नहीं है मगर समाज में 50% है। और समाज में 50% है तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तरसों ये लोग आने वाले हैं। कहां जाने वाले, कहां जाने वाले? इनको आने के अलावा कोई विकल्प है नहीं, क्योंकि हम उनके गुलामी को खत्म करने का और आजादी हासिल करने का ये लड़ाई का ये कार्यक्रम है और निश्चित रूप से ये कार्यक्रम सफल होगा। इसलिए आखिरी बात मैं आपको कहना चाहता हूं, जितने जातियों के संगठनों को आपने जोड़ कर रखा उनको आगे भी संभालो, और जो संगठनाएं अभी इस प्रक्रिया में नहीं आई है उनको भी इसके साथ लाने की कोशिश करो। और जो बहुजन समाज के लोग अभी इस प्रक्रिया के बाहर है उन लोगों को भी इसके साथ जोड़ो। अगर आप ऐसा करोगे तो आने वाला कल आपका होगा। एक और बात भी मैं कहना चाहता हूं, बहुजन क्रांति मोर्चा जन आंदोलन करने के लिए बनाया हुआ संगठन है। ये चुनाव लड़ने के लिए जो छोटा मकसद है उसके लिए ये संगठन नहीं बनाया है, मगर इसमें शामिल जो लोग हैं और वो चुनाव लड़ना चाहते हैं तो भारत का संविधान जब उनको चुनाव लड़ने के लिए रोकता नहीं है तो हम कौन होते हो रोकने वाले? वो चुनाव लड़ सकते हैं, मगर बहुजन क्रांति मोर्चा का जो बैनर है वो बैनर राजनीतिक चुनाव लड़ने के लिए ये उपलब्ध नहीं है। इस बैनर का उपयोग नहीं किया जा सकता, मगर जो लोग चुनाव लड़ना चाहते हो चलने के लिए आजाद है। हमारा कोई इतराज नहीं है, वो लड़ना चाहते लड़े। यदि वो लोग जिन मुद्दों पर हम लड़ाई लड़ रहे हैं अगर उसके लिए जिला समितियों को वो लोग स्टैंप पेपर पर लिख कर देते हैं कि हम इन मुद्दों के लिए लड़ाई लड़ेंगे, तो जिला समितियों के लोगों को ये अधिकार होगा कि वो उस कैंडिडेट का समर्थन करे या ना करे, उनका अधिकार होगा। मगर इसके लिए बहुजन क्रांति मोर्चा का बैनर उनको उपयोग करने के लिए अलाउ नहीं किया जाएगा। ये जन आंदोलन करने के लिए बनाया हुआ मंच है, ये बात मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं। धन्यवाद।